नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। एक देश एक चुनाव बिल कैबिनेट से मंजूर होने का दावा, अगले हफ्ते संसद में लाया जाएगा बिल। सूरत में 10 साल के मासूम बच्चे की खुदकुशी, पतंग के झगड़े में लगाई फांसी। दाहोद में डोमेस्टिक एयरपोर्ट का विरोध, ग्रामजनों का विरोध प्रदर्शन। पिछले कई सालों से चर्चा में रहे एक देश एक चुनाव बिल को अब आने वाले कुछ सालों में लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। इसमें कहा गया है कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद में बिल को चर्चा के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी JPC के पास भेजा जाएगा। JPC इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। इससे पहले सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक देश एक चुनाव लागू कराने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं। उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो यह 2029 से ही लागू होगा। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। गुजरात के सूरत के जहांगीरपुरा में 10 साल के मासूम बच्चे के गले फांसी खा लेने से हड़कंप मच गया है। सूरत के जहांगीरपुरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 10 साल के मासूम केतन को अपने घर के पंखे पर लटका हुआ पाया गया। सिर्फ 4 फीट की ऊंचाई वाले केतन ने 7 फीट ऊपर चढ़कर कैसे फांसी लगा ली, उस पर अब कई सारे तर्क वितर्क चल रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई के साथ पतंग और डोर मामले झगड़ा होने के बाद केतन ने यह कदम उठाया है। केतन के पिता और माता मजदूर हैं और मजदूरी कर 4 बच्चों का परिवार चला रहे हैं। जब माता पिता खेत मजदूरी पर गए थे, उस वक्त केतन ने यह कदम उठाया, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है। ये छोकरो पतंग लायो, पतंग किन्ना बांधी ने પછી દોરી માંગવા ગયો ભાઈ હારે, નાનલા ભાઈએ દોરી નહીં આપી, તેમાં આઉટ થઈ ગયું। અચાનક એ ફાંસો ખાઈ ગયો। પછી એ મારી નાની છોકરી છે 3 વર્ષની, બાળ મંદિર જવા હારું ગયેલી હતી, અંદર ડબ્બો લેવા ગઈ। ડબ્બો લેવા ગઈ એટલે પેલા ભાઈને લટકેલો છે તો બોજુમાં ભાગી। ભાઈ લટકી ગયા એમ કીધું એમ। એટલે બાજુવાળી અમારી એક પ્રેગ્નેન્ટ બાઈ છે, એમને છોડાવ્યો કાપીને। પેલું દોડું બાંધેલું હતું છે, બિંદાસ રખાયા કરતો થાય બંને ભાઈ। गुजरात के दाहोद में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने के निर्णय के खिलाफ किसानों और ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। दाहोद जिले के झालौद तालुका में ग्रामीणों द्वारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने के खिलाफ विरोध जताया गया। यह विरोध सरदार गांव के सर्वे नंबर 26 की जमीन पर एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा सर्वे शुरू करने के दौरान हुआ। सरकार ने पहले सर्वे नंबर 97 और अब 59 पर एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई, लेकिन अब इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। किसानों का कहना है कि उनकी खेती योग्य जमीन को छीनने से उनकी जीवन यापन पर सीधा असर पड़ेगा। दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के लिए पहले ही जमीन अधिकृत की जा चुकी है और अब एयरपोर्ट के लिए जमीन देने का दबाव बनाया जा रहा है। આજે સર્વે આવ્યા હતા, એમાં અમારે કયા મહિનાની 14, 15 અને 16 તારીખે એરપોર્ટ ઓથોરિટી વાળા સર્વે કરાવ્યા અને અમે ટાટાકોળા સર્વે બંધ કરાવ્યું। એના પછી કલેક્ટર સાહેબને આવેદન પત્ર આપ્યા અને કલેક્ટર સાહેબ અમારી જોડે ટાટાકોળા પ્રાથમિક શાળા આવ્યા અને અમારી જોડે પરામર્શ કરી અને તમને ખાતરી આપી કે અમે ટાટાકોળાનો સર્વે નંબર 97 જે બી જમીન તમારી લેવાના નથી। તેમ છતાં ગઈકાલે સર્વેવાળા આવ્યા અને શારદાનો 26 નંબર લઈને આવ્યા
ત્યારે અમે એ લોકોને વિરોધ કર્યો અને સર્વે કરવા દીધું નથી. ફરી આજે તંત્ર 5-6 ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારી સાથે એ લોકો આવ્યા અને અમે વિરોધ કરવા છતાં ભાઈ જંગલનો સર્વે નંબર 97 તમે સર્વે કરો, બાકી અમે સર્વે કરવા દેતા નથી, બાકી કાં તો અમને ખાતરી આપો. ત્યારે ડીવાયએસપી મામલતદાર ઓફિસમાંથી, કલેક્ટર કચેરીમાંથી અને પ્રાંત સાહેબ અને રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટને અમને ખાતરી આપી કે જંગલની જમીન સિવાય તમારી કોઈ જમીન લેવા માંગતા નથી. એટલે અમે સર્વે નંબર 26 સર્વે કરવા ના દેતા પણ ना छूट के हमने बलजबरी सर्वे कराई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में योजनाओं के तहत दिए जाने वाले पैसों को रेवड़ी कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब खुद योजनाओं के नाम पर पैसे दे रहे हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इस स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि योजना के लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं और ये दोनों इतनी बड़ी घोषणाएं हैं और दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं, मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनके अकाउंट में 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। ये ऐलान मैंने इस साल मार्च के महीने में किया था और मुझे उम्मीद थी कि लगभग अप्रैल मई के महीने तक इसको मैं लागू कर दूंगा, लेकिन इन लोगों ने दुर्भाग्यवश फर्जी केस करके मुझे जेल भेज दिया। जेल में मैं 6-7 महीने रहा और जब लौट के आया तो लौट के आने के बाद से मैं इस स्कीम को, योजना को लागू करने में आतिशी जी के साथ लगा हुआ था और मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों के मेहनत से, प्रयासों से आज ये योजना दिल्ली के अंदर लागू हो गई है। मैं दिल्ली की सभी माँ बहनों को कहना चाहता हूँ, अगले 2-3 दिन से के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में फिर एक बार चंदन का पेड़ चोरी होने की घटना सामने आई है। गुजरात के वडोदरा में विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी है, जहां कई सारे चंदन के पेड़ हैं, लेकिन चंदन के इन पेड़ की चोरी भी कई बार होती रहती है। एमएस यूनिवर्सिटी की हेड ऑफिस के पीछे चंदन का पेड़ काटकर तस्करों ने चंदन की फिर एक बार चोरी कर ली है। एमएस यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड और विजिलेंस होने के बावजूद कई बार रात के अंधेरे में चंदन की लकड़ी की चोरी हो जाती है, जो काफी महंगी मानी जाती है। ऐसे मामले में ठोस कार्रवाई जरूरी है।
अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में सेंट्रल जेल के कर्मचारियों के स्वास्थ्य हित में प्रकृति प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया। एक कदम स्वस्थ भारत की ओर अंतर्गत भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा पूरे देश में प्रकृति प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसका आयोजन वडोदरा के सेंट्रल जेल में भी किया गया। जेल में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य हित में यह कैंप आयोजित किया गया, जिसमें जेल में काम करने वाले कर्मचारी के स्वास्थ्य की जांच की गई। અમે આજે વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ સેન્ટ્રલ જેલ ખાતે ખૂબ જ મોટા પાયા ઉપર મેગા કેમ્પ એટલે કે પ્રકૃતિ પરીક્ષણ અભિયાન જે આપણા ભારત સરકાર માનનીય લાડીલા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 26મી નવેમ્બરથી 25મી ડિસેમ્બર સુધી એક મહિના દરમિયાન ખૂબ જ વાજતે એમણે જે આ અભિયાન શરૂ કરેલું છે તે નિમિત્તે અમે લોકોને મોટી સંખ્યામાં ફાયદો મળે તે માટે અત્રે ઉપસ્થિત અમારા ઇન્ટર્ન ડોક્ટરની ટીમ સાથે અમે હાજર છીએ। મિત્રો, હું આપને જણાવવા માંગીશ કે પ્રકૃતિ પરીક્ષણ શું છે। તો એ ફ્યુચરમાં તમારા ડિસીઝનું ડિટેક્ટ કરી અને પ્રિવેન્શન કરશે। પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર। આયુર્વેદ એના જ માટે છે। આજે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી દેશમાં અને વિદેશમાં આયુર્વેદનો પાયો ખૂબ જ મજબૂત કરવા માંગે છે, તો આપણે સૌએ ફાળો આપવો જોઈએ। આયુર્વેદની અંદર 3 પ્રકૃતિ બતાડી છે, વાયુ, પિત્ત અને કફ। તો એ 3માંથી કોઈ પણ એક અથવા 2 અથવા 3 પ્રકૃતિ આપણા શરીરમાં હોઈ શકે છે। તો આપણો કોઠો કેવો છે તે આપણે જાણશું, તો એને રિલેટેડ આપણે ઋતુ પ્રમાણે આહાર વિહારનું પાલન કરી શકશું અને જે વાયરલ ઇન્ફેક્શન્સ થાય છે અથવા ફ્યુચરમાં ડાયાબિટીસ છે, બીપી થવું અથવા કોલેસ્ટ્રોલ થવું અથવા હૃદયની અલગ અલગ બીમારીઓ થવી
કે આર્થરાઇટિસ થવું, એ બધાથી આપણને પ્રિવેન્શન મળી રહે છે. પ્રોગ્રામ ગોઠવવાનો છે એમાં તો એ ફાયદો એ છે કે લોકોને એડવાન્સમાં કઈ રીતે પોતાની સારવાર મળી રહે અને અમારો સ્ટાફ જે છે કાયમ બીજી રહેતો હોય એને બહાર જવામાં આ તકલીફ નથી. પણ જો આ કેમ્પમાં અમારે જેલના કેમ્પની અંદર યોજાયો તો બધાને માટે બહુ સારામાં સારું છે. અને બહુ આના પછી જે કંઈ નવા કંઈ પ્રોગ્રામ હશે ને એ આજનો પ્રોગ્રામ રાખતા હશે તો અમે એનામાં ઉપયોગ કરવામાં આ સવર્ધા સેન્ટ્રલ જેલના જેલ સ્ટાફના કમ્પાઉન્ડમાં રાખેલ છે. ये तमाम परिवार ने आ બધો लाभ મળે છે. मशहूर गुजराती गायक और संगीतकार पुरुषोत्तम उपाध्याय का 11 दिसंबर को 90 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली. 15 अगस्त 1934 को गुजरात के खेड़ा में जन्मे पुरुषोत्तम उपाध्याय का संगीत के प्रति जुनून कम उम्र से ही स्पष्ट हो गया था, जिससे उन्हें अपने स्कूल के वर्षों के दौरान कई प्रशंसाएं मिली. संगीत के प्रति उनका प्रेम उनके करियर बनाने के लिए मुंबई ले गया, लेकिन उनकी शुरुआती प्रशंसाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा. बिना किसी डर के उन्होंने थिएटर कंपनियों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी शानदार यात्रा की शुरुआत हुई. एक परिवर्तनकारी क्षण तब आया जब उन्होंने अभिनेता अशरफ खान की उपस्थिति में मूल रूप से नूरजहां द्वारा गाया गया एक गीत प्रस्तुत किया. इस सफलता से प्रसिद्ध कलाकारों के साथ सहयोग और ऑल इंडिया रेडियो मुंबई के साथ एक करार हुआ. पुरुषोत्तम उपाध्याय ने भारतीय विद्या भवन में संगीत कार्यक्रमों के प्रबंधन की भूमिका भी निभाई और संगीत जगत में अपनी स्थिति मजबूत की. पुरुषोत्तम उपाध्याय गुजरात सरकार से गुजरात गौरव पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे. पुरुषोत्तम उपाध्याय ने अपनी कलाजयी रचनाओं और आवाज के माध्यम से हे रंगलो जाम्यो जैसे कई गीतों को अमर बना दिया. उन्होंने 20 से अधिक फिल्मों और 30 से अधिक नाटकों के लिए संगीत तैयार किया. गुजराती गीतों के लिए उनकी रचनाएं भारत की सीमाओं को पार कर दुनिया के हर कोने में रहने वाले गुजरातियों के दिलों में गूंज रही है. पुरुषोत्तम उपाध्याय ने लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गजों के साथ भी गाना गाया था. ऐसे महान गायक और संगीतकार पुरुषोत्तम उपाध्याय ने 90 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी गायकी हमेशा के लिए अमर है और उनके जाने से संगीत जगत को एक बड़ी कमी महसूस हुई है. गुजरात मॉडल की पोल खोलती हुई एक और घटना विश्व के 8वें अजूबे स्टैचू ऑफ यूनिटी की पास सामने आई है, जो गुजरात के विकास को शर्मसार करती है. गुजरात में विश्व का सबसे ऊंचा सरदार पटेल का स्टैचू बनाया गया है, जिसे विश्व का 8वां अजूबा कहा जाता है. यहाँ देश विदेश के हजारों सैलानी रोजाना स्टैचू देखने आते हैं. स्टैचू ऑफ यूनिटी निकट के चौपड़ गांव में एक ऐसी घटना सामने आई है जो गुजरात मॉडल पर सवाल उठाती है. विकसित भारत और विकसित गुजरात की बातों के बीच सड़क के अभाव में आदिवासी महिला को अस्पताल पहुंचाने में देरी हो गई और इस बीच सड़क पर ही महिला को अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा. पक्की सड़क नहीं होने से कच्ची सड़क से महिला को झोली बनाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, लेकिन समय रहते अस्पताल नहीं पहुंचने की वजह से आदिवासी महिला ने बीच रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया, जिस पर आम आदमी पार्टी के विधायक चातर वसावा ने गुजरात सरकार पर निशाना साधा है. આજે નર્મદા જિલ્લાના ગરોડેશ્વર તાલુકાના ચોપાડ ગામે એક મહિલાને પ્રસૂતિની પીડા ઉપડે છે. ગામમાં રસ્તાની સુવિધા ન હોવાના કારણે ત્યાં એમ્બ્યુલન્સ પણ પહોંચી શકતી નથી કે કોઈ આરોગ્યનો સ્ટાફ પણ પહોંચી શકતો નથી. ત્યારે ગામના લોકો આ પ્રસૂતિ પીડાતી મહિલાને ઝોલીમાં ઉચકીને પગદંડી લઈને જાય છે. ત્યારે રસ્તામાં જ આ મહિલાનો પ્રસૂતિ થાય છે અને બાળકને મહિલા જન્મ આપે છે. ત્યારે દેશમાં ગુજરાત મોડલની મોટી મોટી વાત કરનારી આ ભાજપની સરકારને આ ખબર પડવી જોઈએ કે આદિવાસી વિસ્તારોની આ વરવી વાસ્તવિકતા છે. જ્યાં તમે 3000 કરોડની સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની પ્રતિમા બનાવી છે, એ જ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની પ્રતિમાથી 10 કિલોમીટરનું આ ગામ છે. આજે પણ આ વિસ્તારોમાં શિક્ષણ હોય, સિંચાઈ હોય, આરોગ્ય હોય, પીવાના પાણી હોય, રોજગાર હોય. જ્યારે દેશ આઝાદ થઈને આજે 10 કે 20 વર્ષ નહીં પણ 78 વર્ષ થયા છતાં આ વિસ્તારની પરિસ્થિતિ આ છે. ત્યારે
સરકારે આ વરવી વાસ્તવિકતા સ્વીકારવી જોઈએ અને આ વિસ્તારોમાં શાળા, રોડ, રસ્તા બને અને જે પણ લોકો આમાં જવાબદાર હોય એમના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે એવી અમે માંગ કરીએ છીએ। गुजरात में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक रिक्शा चालक की मौत की खबर सामने आई है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों में ठंड का कहर बढ़ा है। गुजरात का तापमान कई डिग्री घट गया है, जिससे लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं। इसी बीच मेहसाणा की अयोध्या नगर सोसाइटी में एक रिक्शा चालक का शव बरामद हुआ है। तेजस्विनी सोसाइटी में रहने वाले दीपक परमार नामक रिक्शा चालक की ठंड में ठिठुर कर मौत हो गई है। रात के दौरान रिक्शा पार्क कर सोए हुए रिक्शा चालक की ठंड से मौत हुई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू की है। मेहसाणा जिले को सर्दियों के सीजन के लिए 2,858 टन ज्यादा यूरिया खाद दी गई है। मेहसाणा में 1.8 लाख हेक्टेयर में 42,900 टन यूरिया खाद के इस्तेमाल का अनुमान है। अब तक जिले को 58% खाद मिल चुकी है, जबकि डीएपी खाद का 1,811 टन का जत्था स्टॉक में मौजूद है। जरूरतमंद किसानों को यूरिया खाद चरणबद्ध रूप से दी जा रही है ताकि वह अच्छी फसल ले सकें। गुजरात के दाहोद के झालोद जोन में आने वाले 6 पुलिस थानों के 1.5 करोड़ रुपए की विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। दाहोद जिले के पुलिस अधीक्षक राजदीप झाला के आदेश के मुताबिक झालोद पुलिस जोन में आने वाले 6 पुलिस थानों में अवैध रूप से तस्करी करते हुए पकड़ी गई विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। अलग अलग 6 पुलिस थानों से पकड़ी गई 1,47,96,813 रुपए की विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। इस दौरान चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया और शराब को नष्ट करते वक्त ड्रोन के जरिए आसपास के इलाकों में नजर भी रखी गई। इस मौके पर उच्च पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। आज रोज जालोद सब डिविजन खाते जालोद डिविजन में वर्ष 2023-24 में पकड़ाયેલ इंग्लिश दारू IMFL નો મુદ્દામાલ નાશનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો હતો, જેની નામદાર કોર્ટમાંથી इंग्लिश दारू मुद्दामाल नाश માટેની મંજૂરી મેળવવામાં આવેલી હતી। ત્યારબાદ પ્રાંત અધિકારી જાલોદ નાઓને એક રિપોર્ટ કરવામાં આવેલો હતો, જે અનુસંધાને જાલોદ પ્રાંત સાહેબ નાઓએ આજ રોજ 11/12/2024 ના રોજ इंग्लिश दारू नाश કરવા માટેની મંજૂરી આપેલી હોય, જેની કમિટીમાં પ્રાંત અધિકારી સાહેબ, નશાબંધી અધિકારી તેમજ ડિવિઝન ડીવાયએસપી તેમજ પોલીસ અધિકારી કર્મચારીઓ આજ રોજ જાલોદ ખાતે હાજર રહેલા હતા, જેમાં જાલોદ પોલીસ સ્ટેશનનો કુલ 58 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ, લીંબડી પોલીસ સ્ટેશનનો 44 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ, ફતેપુરા પોલીસ સ્ટેશનનો 3,74,000નો મુદ્દામાલ, સુખસર પોલીસ સ્ટેશનનો 3,96,000, સંજેલી પોલીસ સ્ટેશનનો 4,50,000 તેમજ ચાકલિયા પોલીસ સ્ટેશનનો 32 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ, કુલ મળી 1,47,96,813 રૂપિયાનો इंग्लिश दारूનો મુદ્દામાલ નાશ કરવામાં આવેલો હતો। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वडोदरा's बिगेस्ट क्रिसमस कार्निवल 20 दिसंबर शुक्रवार को। फन, फूड और गेम्स का मजा, कई एक्टिविटीज, गेम्स के साथ साथ फेस्टिव शॉपिंग भी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ। बच्चों के लिए खास लकी ड्रॉ भी। रजिस्ट्रेशन के लिए स्कैन करें। एंट्री बिल्कुल फ्री और स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल। 20 दिसंबर शुक्रवार शाम 5 से रात 9 बजे तक, पारसी अटियारी ग्राउंड, सयाजीगंज, वडोदरा।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. अरवली के मोडासा में सीआईडी क्राइम की जांच और भिलोड़ा में घर में आग लगने की घटना सामने आई है। गुजरात के अरवली के मोडासा में सीआईडी क्राइम की जांच इन दिनों चल रही है। पोंजी स्कीम मामले की सीआईडी लगातार जांच कर रही है। आरके इंटरप्राइजेस के आसपास के दुकान मालिकों के भी बयान लिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि यहां BZ ग्रुप द्वारा किए गए घोटाले के बाद अन्य कंपनियों पर भी लगातार जांच चल रही है, जिसके चलते मोडासा सीआईडी क्राइम की टीम पिछले कई दिनों से मोडासा में ही देखी जा रही है। अरवली के भिलोड़ा के एक मकान में आग लगने की घटना सामने आई है। भिलोड़ा के लाटी इलाके में मकान में आग लग जाने से अफरा तफरी देखी गई। रात के समय घटी इस घटना के चलते लोग भी फौरन दौड़ कर आए और घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। घर में लगी आग में घर का सामान संपूर्ण रूप से जलकर खाक हो गया है। भिलोड़ा में फायर स्टेशन नहीं होने से यहां के लोगों को आग जैसी दुर्घटना में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने रीप अंतर्गत स्थापित सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया। हरियाणा में सिंघाड़े का प्रोसेसिंग प्लांट है, जिसका जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया और सिंघाड़ा फसल उत्पादन और प्रोसेसिंग के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने हर संभव मदद मुहैया कराए जाने और सिंघाड़े के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि समूह को प्लांट संचालन का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि संचालन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। सिंघाड़े उत्पादकों के लिए उत्पादन का उचित दाम दिलाने और किसानों की आय में वृद्धि और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का यह प्रयास है। खानपुर इलाके में भारी पैमाने पर सिंघाड़े का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को उनका सही दाम नहीं मिल पाता। सामान्य सीजन में सिंघाड़ा 20 से 25 रुपए किलो बिकता है, लेकिन मुख्य सीजन में यह 10 से 15 रुपए किलो हो जाता है, जबकि बाजार में यह 100 से 150 रुपए किलो बिकता है। खानपुर ब्लॉक में रीप के अंतर्गत सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, उसी का निरीक्षण करने हम आए थे यहाँ पे। और बेसिकली खानपुर इलाके में भारी पैमाने पे सिंघाड़े का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को सही दाम नहीं मिलता। सामान्य सीजन में 20 से 25 रुपये सिंघाड़ा बिकता है और लीन सीजन जब होता है तो उस टाइम 10 से 15 रुपये बिकता है। किसानों को सही दाम मिल सके, क्योंकि मार्केट में आप लोग भी देखते हैं 100 रुपये 150 रुपये बिकता है।
सही दाम मिल सके इसके लिए ज़रूरी है कि सिंघाड़े को प्रोसेस करके पैक करके बेचा जाए ताकि किसानों को भी सही दाम मिल सके। तो इसलिए यहाँ पर ये प्लांट लगाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पे लगभग 35 किसान और 200 बीघे ज़मीन में 6,000 सिंघाड़ा प्रतिवर्ष 6,000 क्विंटल सिंघाड़ा प्रतिवर्ष पैदा करते हैं, जो जैसा कि मैंने पहले बताया सही दामों पे नहीं बिक पा रहा है। प्रोसेसिंग प्लांट लगने से ये फ़ायदा होगा कि उसको आटे में चेंज कर पाएंगे और आटे में चेंज करके सेल के माध्यम से इसको विपणन किया जाएगा। तो किसानों को जो अभी 10-15 रुपये या 20-25 रुपये मिल रहा है, उनके लिए मिनिमम रेट 35 रुपये रखा गया है। कोई भी सीजन हो 35 रुपये कम से कम उनको मिल पाए। भारत में सड़क हादसों को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री ने सदन में ये स्वीकार किया कि विदेशों में उन्हें इस मामले को लेकर मुंह छुपाना पड़ता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज गुरुवार को संसद में कहा कि जब भी मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाता हूं और वहां सड़क हादसों को लेकर बात होती है तो मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूं। लोकसभा में सड़क हादसों पर चर्चा के दौरान गडकरी ने कहा कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है। स्वीडन रोड एक्सीडेंट को 0 पर ले आया है और भी बहुत से देशों ने इसे कम किया है। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, इसलिए सीधी बात बता देता हूं कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। उसके वेरियस रीजंस हैं। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुश्किलें है। आप सबके सहयोग से पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। पर इसके बाद फिर हम तेजी से और काम को लगे आपके सहयोग से। हम निश्चित रूप से आगे कोई टारगेट तो तय नहीं किया, पर कम करने की लगातार कोशिश करते हैं। और मैं इसलिए संवेदनशील हूँ कि मैं एक एक्सीडेंट का भुक्तभोगी हूँ। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, विधानमंडल में, और पुलिस प्रोटेक्शन में पुलिस की सायरन वाली कार के साथ मेरे ड्राइवर को कैटरैक्ट था। मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी पूरे ट्रक के नीचे चले गए। वो टायर के कारण जो पीछे लटकता है उसके कारण जान बची है। और मैंने 2 साल में हॉस्पिटल में था। तो मैं इसके प्रति तो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हूँ। पर दुर्भाग्यवश बहुत कोशिश करने के बाद भी जो कम ही है तो हुई नहीं, उल्टी बढ़ी है। ये चिंता का विषय है। और आइए अब देखते हैं भावनगर से जुड़ी खबरें। भावनगर के कालिया बीड़ के हिल पार्क इलाके में एक युवक का शव मिला था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। मृतक युवक को नुकीले हथियारों से मौत के घाट उतारा गया था। मृतक युवक की पहचान प्रदीप डाभी के रूप में हुई है। मृतक की हत्या क्यों की गई, इसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। आज रोज सवार में पुलिस ने बातमी हकीकत મળે કે ગ્રીન પાર્ક ચોકડી છે ત્યાં આગળ કોઈ અજાણ્યા ઈસમની લાશ પડેલ છે। ત્યાં જઈને તપાસ કરતા એક અજાણ્યો ઈસમ કે જેના શરીર ઉપર તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારેલા હતા તેવી બોડી મળી આવેલ હતી અને એની તપાસ કરતાં તે પ્રદીપ ઉર્ફે ગોગો નામનો વ્યક્તિ હોવાનું જાણવા મળેલ છે। અને આ બાબતે તેની લાશ ઉપર ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું વગેરે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહેલ છે અને એને કોને આ તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારેલા છે એ બાબતની તપાસ તજવીજ હાલમાં ચાલુ છે। भावनगर के कुम्हारवाड़ा इलाके की गोपाल सोसाइटी में PGVCL टीम द्वारा चेकिंग की गई, जिसमें बिजली चोरी करने वाले लोगों की जांच की गई। जिनके लाइट बिल बाकी थे उनके कनेक्शन भी काटे गए और लोगों को जल्द से जल्द लाइट बिल भरने की सूचना भी दी गई। PGVCL की औचक चेकिंग से सोसाइटी के निवासी सकते में आ गए। गुजरात में चल रहे असली नकली के खेल में अब असली कार्यालय में नकली दस्तावेज का मामला सामने आया है। राजकोट के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में चल रहे नकली दस्तावेज घोटाले मामले पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। समूचे मामले पर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन
डीजे वसावा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि 17 जितने दस्तावेज में छेड़खानी का मामला सामने आया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 1972 પહેલાંના હસ્તલેખિત દસ્તાવેજો હતા, એ દસ્તાવેજોનું સ્કેનિંગ કરેલું હતું અને સ્કેનિંગ કરીને એને હાર્ડ ડિસ્કમાં રાખવામાં આવેલું. હવે એ જે જૂના દસ્તાવેજો હતા એ જૂના દસ્તાવેજો જર્જરિત પાના છે, એટલે કોઈક વખત એને જોવા માટે આ સોફ્ટ કોપીનો ઉપયોગ કરતા હતા. પણ એ જે સોફ્ટ કોપી હતી એ 2014-15માં સ્કેનિંગ થયેલી હતી. હમણાં મોડિફિકેશન એમાં નજરે પડ્યું 23-24માં, અને કલેક્ટર સાહેબ અને મામલતદાર સાહેબ તરફથી એક દસ્તાવેજ આવ્યો કે એની અંદર અને આ જે સ્કેનિંગ કોપી હતી એના વિસંગતતા જણાવી. એટલે અમે વિગતવાર તપાસ કરી અને તપાસ કર્યા બાદ અમારે વડી કચેરીને જાણ કરી અને ખાતાના વડાના પરમિશન લઈ અને પોલીસ તપાસ માટે પોલીસ ફરિયાદ આપી છે. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे हाजिर हैं। तब तक देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।